जब 2019 में भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की तो पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस हमले के ठीक 72 घंटे बाद पाकिस्तान ने भारत पर एक ऐसा जवाबी हमला करने की तैयारी की थी जो सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को हिला सकता था। 27 फरवरी 2019 शाम 7:30 दिल्ली के साउथ ब्लॉक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने ऑफिस में बैठे एक गोपनीय रिपोर्ट पढ़ रहे थे। अचानक उनका सिक्योर फोन बजता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर, रेड अलर्ट, पाकिस्तान का आईएसआई चीफ कुछ ही घंटों में कराची से रवाना होने वाला है। डेस्टिनेशन बीजिंग। डोभाल की भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं। वो शांत स्वर में पूछते हैं, मिशन का नाम? ऑपरेशन रेटलिएशन। कमरे में गहरी खामोशी छा जाती है। डोभाल को पता था कि ये कोई साधारण बदला नहीं था। पाकिस्तान के आईएसआई चीफ का चीन जाना मतलब साफ था, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली साजिश कितनी गहरी और कितनी खतरनाक थी। और उस साजिश को रोकने के लिए अजीत डोभाल को अपने पूरे करियर का सबसे खतरनाक दांव खेलना पड़ेगा। एक ऐसा दांव जिसमें एक गलती का मतलब था तीसरी विश्व युद्ध। बालाकोट एयर स्ट्राइक के ठीक 2 दिन बाद इस्लामाबाद के एक सुरक्षित सेफ हाउस में पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और चीनी इंटेलिजेंस के 3 अधिकारी एक गुप्त बैठक में बैठे थे। आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद टेबल पर एक नक्शा फैलाते हुए कहते हैं, जनाब, भारत ने हमारी सरजमी पर हमला किया है। अब हम भी उन्हें वो सबक सिखाएंगे जो वो कभी नहीं भूलेंगे। चीनी इंटेलिजेंस ऑफिसर वांग शू आगे झुकते हुए पूछता है, क्या तैयारी है? फैज हमीद मुस्कुराते हुए कहते हैं, 3 शहर, एक साथ, एक ही रात। टेबल पर मौजूद सभी लोगों की आंखें फैल जाती हैं। नक्शे पर 3 लाल निशान थे, मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद। दिल्ली में वापस अजीत डोभाल ने तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाया। पीएमओ के गोपनीय कमरे में सिर्फ 4 लोग बैठे थे, मोदी, शाह, डोभाल और रॉ चीफ समंत गोयल। डोभाल एक फाइल टेबल पर रखते हुए कहते हैं, सर, हमारे एक एजेंट ने कराची से खबर भेजी है। आईएसआई चीफ आज रात 11 बजे बीजिंग के लिए निकलने वाला है। मिशन का कोड नेम है ऑपरेशन रेटलिएशन। मोदी गंभीर होते हुए पूछते हैं, क्या पता चला है इस ऑपरेशन के बारे में? डोभाल कुछ पल रुकते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, सर, खुफिया जानकारी के अनुसार पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के 3 बड़े शहरों में एक साथ हमला करने की योजना बना रहे हैं। चीन लॉजिस्टिक्स और टेक्निकल सपोर्ट देगा, पाकिस्तान एग्जीक्यूशन करेगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। अमित शाह तनाव में पूछते हैं, कब? अगले 96 घंटों के अंदर। मोदी खिड़की की तरफ देखते हुए कहते हैं, अजीत जी, विकल्प क्या है? डोभाल शांत स्वर में कहते हैं, सर, 2 रास्ते हैं। पहला, हम अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दें और हमले को रोकने की कोशिश करें। लेकिन अगर एक जगह भी चूक हुई तो। डोभाल की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। दूसरा रास्ता है कि हम खेल उनके मैदान में खेलें, लेकिन उसके लिए मुझे 48 घंटे चाहिए। मोदी डोभाल की आंखों में देखते हैं। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं, लेकिन समझ पूरी थी। मोदी धीरे से सिर हिलाते हैं, करो जो करना है, भारत आप पर भरोसा करता है। और उसी पल शुरू हुआ अजीत डोभाल का सबसे खतरनाक मास्टर स्ट्रोक। एक ऐसा ऑपरेशन जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। घड़ी की सुई बता रही थी मिशन शुरू होने में सिर्फ 96 घंटे बाकी थे। कराची के छोटे से होटल के कमरे में एक आदमी बैठा अपने लैपटॉप पर तेजी से कुछ टाइप कर रहा था। उसका नाम था आरिफ खान, लेकिन उसकी असली पहचान थी रॉ एजेंट, कोड नेम अल्फा 7। पिछले 6 सालों से आरिफ पाकिस्तान की नेवी में एक मिड लेवल ऑफिसर के रूप में काम कर रहा था और आज उसे वो जानकारी मिली थी जो पूरे मिशन का गेम चेंजर साबित हो सकती थी। उसने एक एनक्रिप्टेड मैसेज टाइप किया, सर, आईएसआई चीफ की फ्लाइट PK 8847, डिपार्चर 11:45 PM। लेकिन बड़ी खबर यह है कि उनके साथ एक ब्रीफकेस है। उसमें 3 शहरों का पूरा ब्लूप्रिंट, टाइमिंग और स्लीपर सेल्स की लिस्ट है। अगर वो ब्रीफकेस चीन पहुंच गया तो हमला कंफर्म्ड है। मैसेज भेजने के बाद आरिफ ने लैपटॉप बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। एयरपोर्ट की रोशनी दिख रही थी। उसे नहीं पता था कि अगले 24 घंटे उसकी जिंदगी के सबसे खतरनाक घंटे होने वाले थे। डोभाल अपने ऑफिस में रॉ चीफ समंत गोयल और एक तीसरे शख्स के साथ बैठे थे। वो तीसरा शख्स था विंग कमांडर अभिनव रावत, एयरफोर्स के सबसे सीनियर पायलट्स में से एक। डोभाल ने उन्हें पूरी स्थिति समझाई, फिर कहा, अभिनव, मुझे एक ऐसा पायलट चाहिए जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सके। क्या तुम कर सकते हो? अभिनव ने बिना झिझके कहा, सर, बस आदेश दीजिए।
डोभाल ने एक नक्शा उनके सामने रखा। फैज हमीद की फ्लाइट आधी रात में कराची से उड़ेगी। हमें उस ब्रीफकेस की जरूरत है। लेकिन हम पाकिस्तानी एयर स्पेस में फ्लाइट को शूट नहीं कर सकते, इससे युद्ध शुरू हो जाएगा। समंत गोयर ने पूछा। तो फिर प्लान क्या है? डोभाल की आंखों में एक खतरनाक चमक आई। हम फ्लाइट को शूट नहीं करेंगे, हम उसे हाईजैक करेंगे। कमरे में मौजूद दोनों लोग हैरानी से डोभाल को देखने लगे। चीनी इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में वांग शू अपनी टीम को ब्रीफ कर रहा था। जैसे ही आईएसआई चीफ यहाँ पहुंचेगा, हमारे पास सिर्फ 48 घंटे होंगे सब कुछ एक्टिवेट करने के लिए। भारत को पता भी नहीं चलेगा कि हमला कहां से आया। उसके सामने 3 फाइलें थीं, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद। हर फाइल में 20-20 स्लीपर सेल एजेंट्स के नाम थे। सभी भारतीय नागरिक, सभी पिछले 10 सालों से भारत में रह रहे थे और सभी एक सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। वांग शू मुस्कुराते हुए बोला, इस बार भारत को पता ही नहीं चलेगा कि दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से आया था। डोभाल ने पूरी रात काम किया था। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई थी जो उनके पूरे करियर की सबसे रिस्की और सबसे ब्रिलियंट योजना थी। वो अभिनव को समझाते हैं। फ्लाइट PK 8847 कराची से उड़ान भरेगी। इसका रूट होगा कराची से काबुल एयरस्पेस, फिर चीनी सीमा होते हुए बीजिंग। जब वो काबुल के ऊपर होगी, तब तुम एक सुखोई 30 में उसके बराबर पहुंचोगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो इंडियन एयरक्राफ्ट है। अभिनव ने पूछा, फिर तुम उन्हें एक सिग्नल भेजोगे, एक ऐसा सिग्नल जो सिर्फ पायलट ही समझ सकता है, इमरजेंसी लैंडिंग का। और अगर वो नहीं माने? डोभाल ने गहरी सांस ली। तो हमें प्लान बी पर जाना होगा, और वो प्लान बहुत खतरनाक है। घड़ी की सुई बता रही थी फ्लाइट उड़ने में अब सिर्फ 19 घंटे बाकी थे। आरिफ खान को एक समस्या का सामना करना पड़ा। आईएसआई ने अचानक से सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी थी कि एयरपोर्ट के आसपास जाना भी मुश्किल हो गया था। उसने दिल्ली को मैसेज भेजा, सर स्थिति गंभीर, फैज हमीद के साथ 12 आर्म्ड गार्ड्स होंगे, ब्रीफकेस हैंडकफ्ड है उसकी कलाई से, फ्लाइट में भी 6 आईएसआई एजेंट्स होंगे, ये मिशन इम्पॉसिबल लग रहा है। डोभाल ने मैसेज पढ़ा और कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने जवाब टाइप किया, इम्पॉसिबल इज जस्ट अ वर्ड अल्फा 7। जब सब कुछ इम्पॉसिबल लगे तब याद रखो, सबसे बड़ा हथियार है डिसेप्शन। तुम्हें ब्रीफकेस नहीं चाहिए, बस मुझे फ्लाइट का एग्जैक्ट रूट और टाइमिंग चाहिए, बाकी हम संभाल लेंगे। विंग कमांडर अभिनव रावत अपने सुखोई 30 के सामने खड़े थे। उनके साथ एक और पायलट था, स्क्वाड्रन लीडर करण मेहता। डोभाल का फोन आया। अभिनव, मिशन गो है, लेकिन एक बदलाव है, तुम अकेले नहीं जा सकते, करण तुम्हारे विंगमैन होंगे। अभिनव ने पूछा, सर अगर हम पकड़े गए तो? डोभाल ने शांत स्वर में कहा, इसीलिए तुम्हारे एयरक्राफ्ट पर कोई मार्किंग नहीं होगी, कोई इंडियन फ्लैग नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। अगर कुछ गलत हुआ तो ऑफिशियली ये मिशन कभी हुआ ही नहीं। दोनों पायलटों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये सुइसाइड मिशन था, लेकिन देश के लिए। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, सर जब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था तभी तय कर लिया था, मरना है तो आसमान में, देश के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने डोभाल को बुलाया। कमरे में सिर्फ वे दोनों थे। मोदी ने पूछा, अजीत जी मुझे पूरा प्लान समझाइए, अगर ये गलत हुआ तो? डोभाल ने पूरी योजना समझाई, फ्लाइट को कैसे रोकेंगे, ब्रीफकेस कैसे लेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे ये सब करेंगे बिना किसी को पता चले। मोदी ने गंभीरता से कहा, लेकिन अगर पाकिस्तान या चीन को पता चल गया कि ये हमने किया? डोभाल ने जवाब दिया, सर इसीलिए हम एक थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करेंगे, एक ऐसी एजेंसी जिसका ऑफिशियली हमसे कोई कनेक्शन नहीं है। कौन? मोसाद। मोदी चौंक गए। इजरायली इंटेलिजेंस? जी सर, पिछले हफ्ते ही मोसाद चीफ ने मुझे कांटेक्ट किया था। उन्हें भी पाकिस्तान चाइना एक्सिस से खतरा है। अगर हम उन्हें क्रेडिट दे दें इस ऑपरेशन का तो पॉलिटिकली हम सेफ रहेंगे। मोदी कुछ देर सोचते रहे, फिर धीरे से बोले, ये बहुत बड़ा गेम है अजीत जी, एक गलती और पूरा रीजन युद्ध में चला जाएगा। इसीलिए तो यह मास्टर स्ट्रोक है सर, क्योंकि हम वो करेंगे जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। घड़ी की सुई बता रही थी फ्लाइट टेक ऑफ में अब सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट बाकी थे। अभिनव और करण अपने सुखोई जेट्स में बैठे थे। दोनों एयरक्राफ्ट कंप्लीटली ब्लैक थे, कोई लाइट्स नहीं, कोई मार्किंग्स नहीं, रडार पर घोस्ट की तरह। अभिनव के हेलमेट में डोभाल की आवाज आई, फ्लाइट PK 8847 अभी अभी कराची से टेक ऑफ हुई है। 47 मिनट में वो अफगान एयर स्पेस में होगी। तुम्हारा विंडो सिर्फ 8 मिनट का है, उसके बाद वो चाइनीज एयर स्पेस में घुस जाएगी और फिर गेम ओवर। अभिनव ने डीप ब्रेथ लिया। रॉजर दैट सर। ऑपरेशन गोस्ट शुरू होने में 45 मिनट। और दोनों जेट्स अंधेरे आसमान में गायब हो गए।
फ्लाइट PK8847 शांति से अपने रूट पर उड़ रही थी। अंदर ISI चीफ फैज हमीद आराम से बैठे अपनी ब्रीफकेस को देख रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि 6 घंटे बाद वो बीजिंग पहुंच जाएंगे और फिर भारत के खिलाफ सबसे बड़ा हमला शुरू हो जाएगा। अचानक कॉकपिट में एक वार्निंग साउंड बजती है। पायलट कैप्टन शाहिद ने रेडार चेक किया। उसकी आंखें फैल गईं। अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट, 2 बोगीज, डिस्टेंस 5 किलोमीटर, क्लोजिंग फास्ट। फैज हमीद तुरंत आगे आया। क्या है ये? सर पता नहीं, रेडार पर बहुत फेंट सिग्नल है, लेकिन वे हमारी तरफ आ रहे हैं। उसी समय अभिनव और करण के जेट्स ने PK8847 को सराउंड कर लिया था दोनों तरफ से। अभिनव ने अपने रेडियो पर एक इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी खोली, वो फ्रीक्वेंसी जो सभी सिविलियन फ्लाइट्स मॉनिटर करती हैं। उसने एक मैकेनिकल डिस्टॉर्टेड आवाज में कहा जिससे नेशनैलिटी पता ना चले। Pakistan flight PK8847. This is your final warning. You are carrying contraband material. Land immediately at Kandahar airport or face consequences. कॉकपिट में खलबली मच गई। कैप्टन शाहिद ने पीछे मुड़कर फैज हमीद से पूछा, सर क्या करें? फैज हमीद गुस्से में बोला, ये धमकी है। हम पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट में हैं। हमें कोई नहीं रोक सकता। कंटिन्यू द फ्लाइट। लेकिन तभी करण की जेट ने एक वार्निंग मिसाइल लॉक किया। PK8847 के कॉकपिट में अलार्म बजने लगा। मिसाइल लॉक, मिसाइल लॉक। कैप्टन शाहिद के माथे पर पसीना आ गया। सर, अगर हमने कंप्लाई नहीं किया तो वे शूट कर देंगे। फैज हमीद समझ गया कि ये कोई मामूली धमकी नहीं थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये जेट्स किसके थे, इंडियन, अमेरिकन, इजरायली। अभिनव ने फिर आवाज दी, You have 60 seconds. Land at Kandahar or be shot down. Choice is yours. फैज हमीद ने कैलकुलेशन की, अगर वो यहाँ शूट हो गया तो मिशन फेल, लेकिन अगर लैंड किया और ये कोई इंटरनेशनल एजेंसी है तो डिप्लोमेटिकली हैंडल हो सकता है। उसने कैप्टन से कहा, लैंड करो कंदाहार में। जैसे ही PK8847 लैंड हुई, चारों तरफ से काली SUVs आईं। लेकिन ये अफगान फोर्सेस नहीं थीं, ये थे मोसाद ऑपरेटिव्स। डोभाल ने सब कुछ पहले से प्लान कर रखा था। मोसाद को टिप दी गई थी कि इस फ्लाइट में टेररिस्ट मटेरियल्स हैं और टेक्निकली वे सही थे। उस ब्रीफ केस में 3 शहरों पर हमले का ब्लूप्रिंट था। मोसाद एजेंट्स ने PK8847 को सराउंड कर लिया। उनके पास लीगल वारंट था जो डोभाल ने अफगान अथॉरिटीज के थ्रू अरेंज किया था। फैज हमीद को एयरक्राफ्ट से बाहर निकाला गया। मोसाद ने पूरे प्लेन को सर्च किया। एक मोसाद ऑफिसर ने ब्रीफ केस देखा जो फैज की रिस्ट से हैंडकफ्ड था। Open it. फैज ने मना कर दिया। This is diplomatic material. You have no right. मोसाद ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा, We have every right. This is suspected terrorist operation. Either you open it or we break it. 15 मिनट की इंटरोगेशन के बाद फैज को ब्रीफकेस खोलना पड़ा। मोसाद ने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए, फोटोग्राफ्ट किए और फिर वापस कर दिए। फैज चौंक गया। You're letting me go? We have what we need. Information. आप जा सकते हैं। लेकिन फैज को नहीं पता था कि जो डॉक्यूमेंट्स स्कैन हुए थे वे ऑलरेडी एन्क्रिप्टेड चैनल से भारत के रॉ हेडक्वार्टर्स पहुंच चुके थे। डोभाल के सामने स्क्रीन पर पूरा ब्लूप्रिंट था। मुंबई के 20 स्लीपर सेल्स के नाम और एड्रेस, दिल्ली के 20 स्लीपर सेल्स के नाम और एड्रेस, अहमदाबाद के 20 स्लीपर सेल्स के नाम और एड्रेस, हमले की एग्जैक्ट डेट 5 मार्च 2019, हमले का एग्जैक्ट टाइम रात 8 बजे, PM हथियारों के सप्लायर, फंडिंग रूट, सब कुछ। डोभाल ने तुरंत अमित शाह को फोन किया। सर, हमें सब कुछ मिल गया। अब हमारे पास 72 घंटे हैं सभी 60 स्लीपर एजेंट्स को गिरफ्तार करने के लिए। अमित शाह ने कहा, ऑपरेशन शुरू करो, साइलेंट, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगले 72 घंटों में भारत की सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ, IB, NIA, स्टेट पुलिस यूनिट्स, सभी ने मिलकर एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। एक एक करके तीनों शहरों से सभी 60 स्लीपर एजेंट्स को चुपचाप गिरफ्तार किया गया। इतनी चुपचाप कि मीडिया को भी पता नहीं चला। किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया पब्लिकली, सबको डिफरेंट चार्जेस पर क्वाइटली डिटेन किया गया। टैक्स फ्रॉड, इलीगल डॉक्यूमेंट्स, सस्पिशियस एक्टिविटीज। 5 मार्च 2019 रात 8 बजे, वो टाइम जब हमला होना था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान और चाइना वेट करते रहे सिग्नल का, लेकिन कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ, क्योंकि सभी 60 एजेंट्स ऑलरेडी कस्टडी में थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत डोभाल को पर्सनली धन्यवाद दिया। अजीत जी, आपने तीसरी विश्व युद्ध रोक दी और किसी को पता तक नहीं चला। डोभाल ने विनम्रता से कहा, सर, ये मेरा काम है और सबसे बड़ी जीत वही है जिसके बारे में दुश्मन को पता ही न चले कि वो हार गया।
आज भी पाकिस्तान और चाइना नहीं जानते कि ऑपरेशन रिटेलिएशन क्यों फेल हुआ। उन्हें लगता है कि शायद उनके स्लीपर सेल्स का नेटवर्क वीक था या शायद उनकी प्लानिंग में कोई गलती थी। लेकिन असली सच ये है कि अजीत डोभाल ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसमें बिना एक गोली चलाए दुश्मन को हराया, बिना युद्ध के युद्ध जीता, बिना किसी को पता चले 3 शहरों को बचाया, इंटरनेशनल एजेंसीज का इस्तेमाल किया, बिना इंडिया को एक्सपोज किए। ये है असली इंटेलिजेंस वॉरफेयर। ये है वो सच जो कोई नहीं जानता और ये है अजीत डोभाल, भारत का असली रक्षक। हम सबको सोल्जर्स दिखते हैं बॉर्डर पर, लेकिन जो शैडोज में काम करते हैं, जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर हराते हैं, जो साइलेंट रहकर देश बचाते हैं, उन्हें कभी क्रेडिट नहीं मिलता। ये कहानी उन सभी अननेम्ड हीरोज को समर्पित है। ये कहानी रियल इवेंट्स और इंटेलिजेंस रिपोर्ट से इंस्पायर्ड है, लेकिन कुछ डिटेल्स को सिक्योरिटी रीजंस के कारण फिक्शनलाइज्ड किया गया है। ये एक डॉक्यूमेंट्री थ्रिलर है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है। कितने ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में हम कभी नहीं जानेंगे। अगर आपको ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज पसंद आती हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें डॉकलिटिक्स को, क्योंकि यहाँ हम वो कहानियां लाते हैं जो आपने कहीं नहीं सुनी। अगली कहानी में मिलते हैं एक और ऐसे ही ऑपरेशन के साथ। जय हिंद।